Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्लेज, जिसमें हम बेलमेंट देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ बेलमेंट देख रहे होंगे, राइट्स ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी देख रहे होंगे, प्लेज बाय नॉन ऑनर्स देख रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट देख रहे होंगे। ठीक है जी। अगर कोई भी आप लेक्चर देखना चाह रहे हैं इससे पिछले वाले, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कंप्लीट प्लेलिस्ट का। उसमें जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऑलमोस्ट सब तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सब कवर्ड हैं। कुछ टॉपिक्स दरम्यान में से छोड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जो है मोस्टली आपका कवर्ड है। तो आप वहाँ से जाके आप टॉपिक वाइज जो है वहाँ पे सब बताया हुआ है कौन से टॉपिक का लेक्चर है, तो आप जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम बेलमेंट से। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं बेलमेंट की, एक बात आप याद रखें, बेलमेंट कोई नई चीज नहीं है। इसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था 2-3 लेक्चर्स पहले की बात है। हमें वहां पे बेलर और बेली की कहानी जो है ना थोड़ी सी सुनाई गई थी, और तब मैंने ये कहा था हम आगे जाके इसको देखेंगे, तो वो आज आ गया है। अच्छा जी, तो बेलमेंट होता क्या है? The bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. For example, आप अपने सूट्स देते हैं स्टिच होने के लिए, वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली आप बेलमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं। आप कौन से गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं? आप अपने कपड़ों की डिलीवरी कर रहे हैं। आप अपने कपड़े लेके जा रहे हैं, किसके पास? टेलर के पास कपड़े लेके जा रहे हैं अपने। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम हाईलाइट से सब करते जाते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। यहाँ वहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सही है, बाय वन पर्सन आप कौन है? टू अनदर, और अनदर कौन है? आपका टेलर, सही है। फॉर सम पर्पस यहाँ पे क्या है कि भाई वो सिलाई कर ले, ठीक है जी, वो सिलाई करके दे आपको। तो क्या कहना है? अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। यहाँ पे आपका पर्पस क्या था? टेलर को कपड़े देने का आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था कि वो कपड़े सिलाई करें। तो जब वो पर्पस पूरा होगा, यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है? बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरी देम। डिलीवरी कौन कर रहे हैं? आप डिलीवरी कर रहे हैं, सही है, आप डिलीवरी कर रहे हैं। आप उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई जब भी ये कपड़े सिलाई हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं आके क्या कर जाऊंगा? मैं ले जाऊंगा, और उसके अगेंस्ट आप उसको क्या कर देंगे? उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी। The word bailment is derived from a French word baillier, which means to deliver. ठीक है जी। The analysis of the above law also reveals that if a person already having had possession of the goods of another contracts to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee, and the owner becomes the bearer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. ये बात याद रखें। ये बताऊं कौन सी कहानी हो रही है? ये वो वाली कहानी हो रही है जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखी है, सही है। वो वाली कौन सी कहानी थी? जब चीज गुम हो गई थी और गुम हो गई चीज आपको मिली थी, मतलब किसी की गुम हुई चीज आपको मिली थी, तो हमने वहां पे क्या कहा था? आपने बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करना है जैसे कि आप क्या है? आप एक बेली हैं, और जो बेली का काम होता है आपने बिल्कुल वही काम करना है, वही आपके जो है ना राइट्स होंगे और वही आपकी ड्यूटीज होंगी, सही है जी। यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल्स दी हुई है? Nargis delivers a piece of cloth to Munir, a tailor to be stitched into a suit. There is a contract of bailment between Nargis and Munir. वही जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी, वही एग्जांपल है। Asim lends a laptop to Basit to be returned after the examination. There is a contract of bailment between Asim and Basit. आपने अपनी चीज दी, सही है, आपने एक पर्पस के लिए दी, जैसे वो पर्पस कंप्लीट होगा आपको क्या मिल जाएगी? आपको अपनी चीज दोबारा मिल जाएगी। An insurance company places a damaged insurance car of Ahmad in possession of Rashid, a repairer. Ahmad is the bailer and the insurance company is the bailee, and Rashid is the sub bailee. ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बेली आ गए, अब वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऊपर नहीं बताया हुआ। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर आपका काम ऐसा है
कि आपने जिसको अपनी गुड्स दी हैं उसको फर्दर आगे किसी और को भी देनी पड़ेंगी, जो जिस पर्पस के लिए आपने गुड्स डिलीवर की हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए। तो जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन जो है ना जिसके काम के बिना जो आपने चीज मांगी है वो चीज आपको मिलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो आपका सब बेली हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपका आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी कौन कौन से इसके, सबसे पहले एग्रीमेंट। अ बेलमेंट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर and the bailey. It may be gratuitous, that is without consideration, or non-gratuitous, that is with consideration. The agreement may be expressed or implied. In case of finder of goods, the bailment is implied by law. यहाँ पे वही फिर वो ऊपर फाइंडर ऑफ गुड्स वाली बात आ गई जो मैंने कहा था कि हम पीछे पढ़ के आए, तो वहां पे क्या कह रहे हैं, वहां पे बाय लॉ आपके ऊपर इम्पोज की जाती है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा नॉर्मली एक एग्रीमेंट जो होता है, अब लाजमी बात है एग्रीमेंट लाजमी नहीं है रिटर्न हो, यहाँ पे ओरल की भी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने टेलर के साथ हर बार आप एक एग्रीमेंट लिख के तो नहीं लेके जाते, मैं तुम्हें ये फला इतना मीटर कपड़ा दे रहा हूँ इस तारीख को इस टाइम पे, और इस टाइम पे तुम मुझे जो है वापस करोगे, ऐसा कोई आप एग्रीमेंट तो नहीं कर रहे होते। मतलब वो क्या होता है, वो रिटर्न की जरूरत नहीं होती, वहां पे जो है वर्बल भी जो होता है ना वो गुड होता है। अच्छा जी। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कही जा रही है, दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि भाई आपका जो एग्रीमेंट होता है बेलमेंट का, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो वो कंसिडरेशन वाला हो सकता है और एक नॉन कंसिडरेशन वाला हो सकता है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने दो डिफरेंट चीजें देखी हैं। ये पहले वाला जो हमारा टेलर वाली बात है, टेलर वाली कौन सी है, आप वो आपको क्या देगा, पैसे देगा। यहाँ पे कोई पैसे इन्वॉल्व है नहीं, यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी। डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली। अब भाई बेलर कौन है, जैसे टेलर वाली एग्जांपल में, टेलर वाली ही एग्जांपल में लेके चलूंगा बेलर बेलमेंट के टॉपिक में, ताकि आपकी जो है ना सेम रहे एग्जांपल, और जो है ना आपको ठीक से समझ में आता रहे, आप कनेक्ट कर सकें। तो जब आपने कपड़े दिए तो आप कौन थे, आप बेलर थे, और आपका जो टेलर है वो कौन है, वो बेली है। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी। फॉर एग्जाम्पल द डिलीवरी ऑफ ज्वेलरी बाय इट्स ओनर टू अ थीफ who shows a revolver does not create a bailment because the delivery is not voluntary. अब भाई आपको आके टेलर जबरदस्ती तो आपसे कपड़े नहीं लेके जा सकता ना। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना टेलर सेलेक्ट करते हैं, उसके पास अपने कपड़े लेके जाते हैं और अपनी मर्जी के कपड़े सिलवाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कोई जबरदस्ती आपसे कपड़े खींच के लेके जाए कि नहीं भाई ये कपड़े तो मैं ही सीऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई और सिए, तुम देते कैसे हो किसी और को, मैं देख लूंगा तुम्हें, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। और अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो वो बेलमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप ये देख लें, ये देख लें, ये आपकी कंडीशन है। ये क्या है, ये कंडीशन है पहली। जब आप डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करें उसमें पहली चीज क्या है कि आपकी जो डिलीवरी है वो क्या होनी चाहिए, वो वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब आपकी मर्जी की होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं। अब आपका दोस्त है, अब वो कहता है यार तुम मुझे लैपटॉप दे दो, मैं पेपर्स के बाद दे दूंगा, आप उसे कहते हैं ये लो लैपटॉप, और जैसे एग्जाम्स खत्म हो तुम मुझे दे देना वापस। अब आप जब उसको दे रहे हैं, आप उसे अपनी मर्जी से दे रहे हैं, वॉलंटरीली दे रहे हैं। अगर जो है ना वो आपसे जबरदस्ती लेके जा रहा है तो वो बेलमेंट नहीं है। ठीक है जी। Delivery may be actual or constructive. Actual delivery is when goods are physically transferred by one person to another. For example, delivery of a car to mechanic for the purpose of repair. अच्छा, यहाँ पे जैसे डिलीवरी ऑफ कार के साथ ही इन्होंने एग्जांपल दे दी है। भाई आप जब किसी को गाड़ी देने जाते हैं तो आप एक्चुअली गाड़ी देने जाते हैं ना, सही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो टाइप्स की आपकी डिलीवरी होती है, एक एक्चुअल होती है और एक कंस्ट्रक्टिव होती है। जब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल डिलीवरी की, है जी, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तो आपकी जो गुड्स हैं, सही है, वो तो एक्चुअली डिलीवर हो रही है ना, एक्चुअल डिलीवरी हो रही है उनकी। आप उसको जो है ना गाड़ी जाके पकड़ाते हैं, उसको चाबी देते हैं, गाड़ी खड़ी करके भाई ये खड़ी है गाड़ी, ये काम है इसमें, इसके अलावा भी कोई काम हो तुम देख लेना, और जो है ना बिल्कुल गाड़ी को ना A1 करके
रेडी रखना, मैं कल आ जाऊंगा या शाम में आके गाड़ी ले जाऊंगा। अब आप एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हैं गाड़ी की, वहां भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। दूसरी क्या आ गई, अब दूसरी कंस्ट्रक्टिव में देखते हैं कंस्ट्रक्टिव क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव और symbolic delivery may be made by doing something which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or any person authorized to hold them on his behalf। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीजें आ गई हैं, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा देखिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये बड़े आप नोट किया करें, लॉ में यही चीजें होती हैं जो होती है ना आपको थोड़ा सा घुमा सकती हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास जा सकती है, यहाँ तो डायरेक्टली बेली के पास जा रही है, सही है। या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो बेली ने कहा है कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ, या आपने मुझे डिलीवर करनी थी ना, या मुझे डिलीवर ना करें आप उसे डिलीवर कर दें, मेरे भी आप पे वो लेगा, सही है, ठीक है जी। This means possession is transferred to the bailey without actually handing over the goods physically। अब वो क्या कह रहे हैं कि पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, सही है, पोजेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्या है कि गुड्स नहीं एक्चुअली ट्रांसफर हो रही। जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल द डिलीवरी ऑफ अ रेलवे रिसीट अमाउंट्स टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब भाई फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, आपने जो है ना रिसीट पकड़ा दी, भाई एक गुड्स जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना मंगवाई थी। अब वो रेलवे जो कार्गो होता है उसके थ्रू बहुत चीजें आती जाती हैं, तो रेलवे कार्गो में आपका सामान आया, सही है। अब सामान आपका आ गया, रेलवे पे पड़ा हुआ है, सही है। अब आप कह रहे हैं कि यार इसको मैं उठा के लाऊं फिर मैं इसको भिजवाऊं तो ये तो खर्चा हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, आप बेली के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये पकड़ो, ये रिसीट है, सही है, गुड्स की, तुम ये जाके दिखाओगे तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, सही है, तुम ये जाके दिखाओगे तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, ये रिसीव के लिए रिसीट जो इम्पोर्टेंट है ये वो रिसीट है, तो तुम जाके ये दिखाओगे तुम्हें चीजें दे देंगे और तुम अपने पास वो चीजें रख लेना। अब वहां पे क्या हो गया, वहां पे उन्होंने एक्चुअली गुड्स डिलीवर की या नहीं की, वहां पे जब उन्होंने रिसीट पकड़ाई वो एक्चुअली गुड्स डिलीवर हुई थी कि नहीं हुई थी, नहीं हुई थी ना। वो क्या था, वो तो सिर्फ एक पेपर मिल रहा था, बात किसकी हो रही थी, बात तो गुड्स की हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें ये पता चला कि दो टाइप की डिलीवरी हो सकती है। एक तो एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है जिस चीज की बात की जा रही है, दूसरी उसकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है, ठीक है जी, यहाँ जिसे कंस्ट्रक्टिव यहाँ सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं, ठीक है जी। अब आपका आ गया पर्पस। द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली मस्ट बी फॉर सम पर्पस सच एज पर्सनल सर्विस, सेफ कस्टडी, सम वर्क टू बी डन अपॉन और ट्रांसपोर्टेशन, सही है। अब भाई वो देखें, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई पर्पस कोई ना कोई तो होता ही है ना, अब विदाउट पर्पस जो है ना आप कोई काम नहीं करते, सही है। अब भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप टेलर के पास गए थे, आप टेलर के पास किस लिए देने गए थे, आपने उससे जो है ना कुछ काम करवाना था, सही है। या जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना उसे क्या कहते हैं अपनी गुड्स रखवाई कार्गो के लिए रेलवे स्टेशन से, तो वहां पे जो है आपका पर्पस क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था, सही है। और फिर जो है फॉर एग्जांपल आप जैसे क्या करते हैं, आप जो है ना अपनी गुड्स रखवाते हैं लॉकर में, आप अपनी गुड्स रखवाते हैं लॉकर में, हाँ जी, तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है सेफ कस्टडी, ठीक है जी। Return of specific goods in contract of bailment, the goods are either returned or disposed of as per the instructions of bailor after the purpose is achieved। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आप क्या चाह रहे हैं कि भाई वो चीज आपको चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए या नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो उसके हिसाब से जो है ना आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सही है। फिर आप इन्होंने एग्जांपल्स क्या दी हुई है, नरगिस डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू मुनीर, अ टेलर टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन नरगिस एंड मुनीर, सही है। अब नरगिस ने अपनी मर्जी से जाकर डिलीवर कर दी है, सही है। इट वाज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद कंसीडरेशन एज नरगिस हैज टू पे स्टिचिंग कॉस्ट, ठीक है, वही बात आ गई जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, सही है। दैट डिलीवरी ऑफ क्लॉथ वाज वॉलंटरी एंड एक्चुअल, हाँ जी बिल्कुल। The purpose was to stitch the cloth into a suit, हाँ जी। After the stitching, the cloth suit will be returned by the Munir to Nargis। उन्होंने पूरा जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। Types of bailment, the various types of bailments are
gratuitous bailment, non-gratuitous bailment. It is a contract of bailment where no consideration passes between the bailer and the bailee. Non-gratuitous bailment, it is a contract of bailment where some consideration passes between the bailer and the bailee. अब ये मुंह पर देख के भी हैं, फिर भी हमें इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. Zahir lends his laptop to Imran for his work without any charge. This is gratuitous bailment. No consideration is involved. ये बात मैंने आपको ऊपर बताई थी, जो ऊपर यही एग्जांपल्स आई थी, मैंने तब आपको बताया था कि ये जो है नॉन उसे क्या कहते हैं, ग्रेचुटस है ये. ठीक है जी. और नॉन ग्रेचुटस क्या आ गई आप. आजम हायर्स अ कार फ्रॉम बाबर एट अर्ली रेट ऑफ 500. दिस इज नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट एज कंसिडरेशन इज पासिंग फ्रॉम बाबर टू आजम. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है ग्रेचुटस बेलमेंट वो होती है जिसमें जो है आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं. और नॉन ग्रेचुटस वो होती है जिसमें आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं. ग्रेचुटस वो जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते और नॉन ग्रेचुटस वो जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं. Bailment on the basis of benefit. Bailment for the exclusive benefit of the bailer. A contract of bailment which is executed only for the benefit of the bailer. A bailment for the exclusive benefit of bailee. A contract of bailment which is executed only for the benefit of the bailee. Bailment for the mutual benefit of bailer and bailee. A contract of bailment which is executed for the mutual benefit of the bailer and the bailee. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं, बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में 3 टाइप्स हैं. सही है. अब ये क्या करेंगे हम अलग-अलग सबको डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर है. जायद इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, डिलीवर्स हिज टैबलेट टू यासिर फॉर प्रॉपर केयर. द बेलमेंट इज एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ जायद, दैट इज बेलर. भाई जायद बाहर जा रहा था, उसने कहा यार मेरा जो टैबलेट है उसको कुछ हो ना जाए और मुझे वहां पे काम भी नहीं है उसका, तो वो यासिर को कहता है कि यार तुम ये रखो, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना. अब जायद उसे क्या कहते हैं, यासिर को तो उसका कोई काम नहीं था ना, यासिर ने कहा था कि मुझे दो, तो यहाँ पे किसका बेनिफिट आ गया, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर आ गया. बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली. ज़हीर लेंड्स अ लैपटॉप टू इमरान फॉर इमरान्स असाइनमेंट फॉर अ डे विदाउट एनी चार्ज. सही है. द बेलमेंट इज एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ इमरान, दैट इज बेली. अब भाई ज़हीर ने तो नहीं कहा कि वो लैपटॉप देगा, अब किसने मांगा, इमरान ने मांगा कि यार मुझे असाइनमेंट करनी है तो मुझे एक दिन के लिए दे दो, तो उसने दे दिया. बेनिफिट किसका हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ बेनिफिट किसका हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ बेनिफिट हो रहा है आपके बेली का. अब क्या आ गया, म्यूचुअल बेनिफिट का केस आ गया. आजम हायर्स अ कार फ्रॉम बाबर एट अर्ली रेट ऑफ ₹500. द बेलमेंट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ आजम, ही यूजेस द कार एंड बाबर अर्निंग हायर चार्जेस. अब क्या हो गया, उसको गाड़ी मिल गई, उसको जो है ना उसके अगेंस्ट जो भी आपका रेट था वो मिल गया कि भाई इतना जो है ना आपको पैसे देने पड़ेंगे आवर के हिसाब से. तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो सब जो है ना आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट आ गया. ठीक है जी. अब बात आ गया, अब बात क्या आ गई, देयर कैन बी मोर टाइप्स ऑफ बेलमेंट. सब बेलमेंट. A sub-bailee is a person to whom the actual possession of goods is transferred by someone who himself is not the owner of goods but has a peasant right to possession of them as bailee of the owner, where the bailee sub-bails the goods with the authority of the owner. सही है. The relationship with the owner and sub-bailee is that of a bailer and bailee. अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं. सही है. अब यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें आ गई हैं. सही है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको अगर आप बिल्कुल ही सिंपल समझना चाह रहे हैं ना, वो इंश्योरेंस वाली एग्जांपल याद कर लें. इंश्योरेंस वाली एग्जांपल में क्या हो रहा था, सब बेलमेंट हो रहा था, आपका सब बेली था, कौन था, वो आपका कार रिपेयरर था. सही है. आपने अपनी गाड़ी दी किसको थी, इंश्योरेंस कंपनी को दी थी. सही है. एक्सीडेंट के बाद, और उन्होंने आगे किसको दे दी, उन्होंने आगे मैकेनिक को दे दी जो आपका सब बेली था. और यहाँ पे एंड में क्या कहा जा रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन दी ओनर एंड द सब बेली इज दैट ऑफ द बेलर एंड बेली. ठीक है जी. तो ये बात याद रखनी है. सही है. और यहाँ पे क्या, ये इस रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट ये कि आपका जो बेली है वो आगे गुड्स दे रहा है किसकी अथॉरिटी से, ओनर की अथॉरिटी से. ठीक है जी.
Pledge pawn. The payment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge or pawn. हम चीजें प्लेज करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हैं, आपको घर गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ जो है आपको गाड़ी गिरवी रखनी पड़ती है, कोई प्लॉट गिरवी रखना पड़ता है, कोई फ्लैट गिरवी रखना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट. The biller person who delivers the good as security for payment of a debt or performance of a promise is called pawner or pledger. अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो बेलर है वो कौन है बेसिकली, वो आपका वो बंदा है जो लोन ले रहा है, इन सिंपल वर्ड्स. द बेली, अ पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ एनी डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड पॉनी और प्लेजी. तो यहाँ पे क्या हो गया, जो अगर हम सिंपल वर्ड्स कह लें, जो आपका बैंक हो जाएगा इस केस में, वो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉनी और प्लेजी हो जाएगा. ठीक है जी. Any kind of movable property that is goods, documents or valuables may be pledged, but delivery is necessary to complete a pledge. The delivery may be actual or constructive. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सही है, और एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी. अब वो कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी की जब आप जो है ना प्लेज कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसकी एक्चुअली डिलीवरी देनी पड़ेगी. सही है, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी आपको एक्चुअली डिलीवरी देनी पड़ेगी. वो फिर बेशक आप एक्चुअली डिलीवरी दे रहे हो या आप कंस्ट्रक्टिव दे रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव ऐसे के जैसे हमने वो रेलवे वाली जो है ना एग्जांपल देखी थी. ठीक है जी. अब आ गई आपकी एग्जांपल्स. An insurance company places a damaged insurance car or of Ahmed in possession of Rashid, a repairer. Ahmed is the bailier, the insurance company is the bailee, and Rashid is the sub bailee. वो ऊपर वाली एग्जांपल. Babar lends Azam rupees 90,000 and keeps his Rolex watch as security for the payment of the debt. याद रखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सही, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ वहां पे आपको देनी पड़ेगी, सही, वॉच देनी पड़ेगी. द बेलमेंट ऑफ वॉच इज अ प्लेज. आजम इज पॉनर एंड बाबर इज पॉनी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका बाबर जो है ना वो क्योंकि कर्जा दे रहा है और आजम ले रहा है, तो आपका जो बाबर है वो पॉनी है और आपका आजम कौन है, वो पॉनर है. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स प्लेजर और प्लेजी है. Rights of pleasure and pledging. Rights of pleasure. Right to get back goods. On the performance of promise or repayment of loan and interest, if any pawner is entitled to get back, the pawner is entitled to get back the goods pledged. अब वो क्या कहना है भाई, सिंपली आपने जिस पर्पस के लिए, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स के लिए कहते हैं कि आपने जिस पर्पस के लिए गुड्स दी थी, सही है, प्लेज की थी, अगर आपने वो काम पूरा कर दिया है तो अब आप अपनी चीज वापस ले सकते हैं. राइट टू रिडीम डेट इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट. सही है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, ही मे स्टिल रिडीम द गुड्स प्लेज्ड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम. In this case, he must pay in addition any expenses which have arisen from his default. अब भाई क्या हो गया, वो ये कह रहे हैं कि आपने डिफॉल्ट तो कर दिया लेकिन आपकी चीजें अभी सेल नहीं हुई, सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी गुड्स वापस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपको जो लॉस है, जो भी लॉस हुआ है डिफॉल्ट की वजह से सामने वाले को, वो आपको पूरा करके देना पड़ेगा. सही है, उसके बाद फिर आप बेशक चीजें ले लें. लेकिन ये कब की बात हो रही है कि आपने डिफॉल्ट कर लिया लेकिन अभी चीजें सेल नहीं हुई थी. फिर आपका आ गया राइट टू सी. द पॉनर हैज अ राइट टू सी दैट द पॉनी प्रिजर्व्स द गुड्स प्लेज्ड एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्स देम. सही है. अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ है कि आपने जो है ना एक गोल्ड का सेट जो है ना वो रखवाया है. अब गोल्ड का सेट किसी के पास आपने रखवाया है, अब भाई ऐसा तो नहीं है वो जो है ना उसने उठा के उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे उसके ऊपर मिट्टी पड़ रही है और जो है ना वो धूल पड़ी हुई है, उसका ख्याल वो रख ही नहीं रहा है, ऐसी सेट उसने उठा के फेंका हुआ है, तो वो जब आपके पास आएगा तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी पीछे.
तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई आपके पास पूरा राइट है कि आप देख लें, अगर मतलब आपने कोई गुड्स प्लेज करवाई है, आपके पास पूरा राइट है कि आप ये देखें कि जो आपका प्लेजी है या जो आपका पौनी है, तो उसने जो है ना वो गुड्स बिल्कुल ठीक तरह से रखी है कि नहीं रखी है। Right to get back goods. Azam borrows rupees 1 lakh for a period of 1 month on an interest of 1% per month. Rupees 1000 बन जाएगा. From ABC Bank and kept his laptop on as security. On repayment of principal amount and interest, Azam has right to get back his laptop. वही बात आ गई, जब आपने पूरी पेमेंट कर दी है इंटरेस्ट के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना लैपटॉप ले सकते हैं. Right to redeem debt. Azam borrows rupees 1 lakh for a period of 1 month on the interest of 1% 1 month from ABC Bank and kept his laptop as security. On due date, Azam could not pay. Bank announced auction for a sale of laptop for recovery of debt. Before the auction, Azam may repay the amount and get back his laptop. वही बात आ गई कि भाई आपने क्या करना है, आपने सेल से पहले पहले, आपने अगर डिफॉल्ट कर लिया सेल से पहले पहले, आप क्या कर लें, आप जो है अपनी जो है ना पेमेंट जो आपकी रहती है वो करके अपनी चीज ले सकते हैं. राइट टू सी. Alicia borrows rupees 1 lakh for a period of 1 month on an interest of 1% per month from ABC Bank and kept her jewelry as security. वही गोल्ड वाली बात आ गई. Alicia is right to check whether her jewelry is being properly kept by the bank. अब वही बात जैसे मैंने अभी ऊपर बात कही कि आप ये चेक कर सकते हैं कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सही है, मतलब कि वो ज्वेलरी ठीक से रखी गई है कि नहीं रखी गई, खराब तो नहीं हो रही वो. Rights of pledgee, rights of retainer. The pawnee may retain the goods pledged for the payment of the debt of the performance debt or the performance of the promise, for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. अब भाई फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, अब भाई आप गुड्स प्लेज करवा रहे हैं, सही है, आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा गोल्ड का सेट ले लो, सही है, और जो है ना क्या हो रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई वो नहीं है, कोई तिजोरी वगैरह नहीं है ना, सही है. अब आप क्या करते हैं, आप स्पेशल बैंक से लॉकर लेते हैं उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए. तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सपेंस कर रहे हैं. एक्सपेंस किस लिए कर रहे हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स प्लेज्ड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिटेनर है, सही है, जो पौनी है, जो प्लेजी है, जिसके पास गुड्स हैं, अगर उसको आपकी गुड्स जैसी अच्छी कंडीशन में रखने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, कुछ एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपसे वो उन चीज़ों को क्या कर सकता है, उन एक्सपेंसेस को रिडीम करवा सकता है कि भाई ये मैंने खर्चा किया है, सही है, और जो है उसे क्या कहते हैं, तुम्हें जो है ना इसके भी पैसे देने पड़ेंगे कि तुम्हारी चीज खराब ना हो, मैंने एक काम किया था, कोई चोरी ना हो. ठीक है जी. Rights of retainer for other advances. It is the presumption that when the pawnee lends money to the same pawner after the date of the pledge, the right of the retainer over the pledged goods extends to subsequent advances also unless otherwise agreed upon. If the goods are separately secured, then presumption will not prevail. अब अगर हम ये बात करें, अब वो ये कह रहे हैं अगर ऐसी बात है कि आपने कोई चीज रखवाई है ना, आपने एक चीज रखवा के लोन ले लिया, सही, किसी बंदे से, जैसे लोग देते हैं ना, लोन देते हैं, तो ये चीज रखवा दो, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है ना उसे क्या कहते हैं, आपको जो है उसे क्या कहते हैं, लोन मिल जाएगा, सही है, मतलब बैंक्स के अलावा की बात कर रहा हूँ. तो वही बात आ गई, वो क्या कह रहे हैं, आपने किसी बंदे से लोन ले लिया, सही है, अब बाद में आप उसे कह रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा सा और लोन चाहिए, और लोन दे दो. अब फॉर एग्जांपल आपने उसके पास जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए, किसके, आपने जो है ना अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दे दिए उसे, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो इस तरह लिख के दे दिया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप क्या आ जाएगा, इसके पास ओनर के राइट्स आ जाएंगे, सही है, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं. अब वो घर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 मिलियन है, और आपने जो पहला लोन लिया है वो आपने लिया है 5 मिलियन का. अब बाद में आपने 2 मिलियन का और लोन ले लिया, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वो कह रहे हैं कि जो लॉ है वो यही प्रिज्यूम करेगा कि वो भी जो रिकवरी होगी वो किससे होगी, वो जो ऑलरेडी जो आपने डिपॉजिट करवा जो डॉक्यूमेंट्स रखवाए हैं उसी से होगी. सिर्फ ये मतलब लॉ की प्रिजम्पशन यही है. अगर
अगर आपने ये कह दिया कि भाई वो जो पहला मैंने 5 मिलियन का लोन लिया है वो घर के डॉक्यूमेंट सिर्फ उसके लिए और दूसरे लोन्स के लिए नहीं है, तो वो फिर मतलब लॉ ये प्रिज्यूम नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया तो लॉ वही प्रिज्यूम करेगा जो मैंने सबसे पहले बताया। Right to extraordinary expenses, the pawn is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged। वही बात आ गई कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, आप पैसे रिकवर कर सकते हैं कि भाई आपने ये पैसे उसे क्या कहते हैं आपने लगाए चीजों को संभालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो जैसे हमने बैंक वाली कहानी अभी ऊपर देखी थी। Right against true honor when the pawnery titles is defective. When the pawner has obtained possession of the goods pledged by him under avoidable contract, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of the title। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो बंदा जो आपके पास आ रहा है वो 2 नंबर आ रहा है, सही है। अब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस टाइम प्लेज हो रहा है ना उस टाइम आपका जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीजें आपको मिली हैं वो वॉइडेबल तो है, लेकिन वो अभी तक रिसेंड नहीं हुआ है, मतलब वो जो है उसको वापस नहीं लिया गया है। जो आपकी पार्टी है जो ले सकती है उसने अभी तक उसको वापस नहीं लिया है। जब तक उस अगर आपने प्लेज करवा दी, सही है, मतलब किसी ने चीज प्लेज करवा दी और अभी तक वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ है, सही है, उसके ऊपर जो है ना सवाल खड़ा नहीं हुआ है, वो कोर्ट में नहीं गया है उसका केस, तो क्या हो जाएगा, वो रिसेंड नहीं हुआ है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो फिर जो भी चीज होगी वो एक्चुअली किसकी हो जाएगी, मतलब वो जो है ना फिर उसके प्रॉपर राइट्स किसके पास होंगे, वो आपके मॉनी के पास होंगे, प्लेजी के पास होंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपके प्लेजी या पॉनी को क्या है कि ये नहीं पता कि ये जो चीज है 2 नंबर तरीके से ली गई है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ली गई है। Rights where pawner makes default. If the person makes default in payment of the debt or performance of the promise, then the pawnee can exercise the following rights. Right to sue. The pawnee may file a suit against the pawner upon the debt or promise and may retain the goods pledged as a collateral security. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना आप चीज को नहीं बेच रहे, आप जा रहे कोर्ट के पास कि भाई मुझे ये पैसा चाहिए, सही, आपने वैसे चीज अपने पास रखी नहीं है। दूसरा क्या, राइट टू सेल, द pawnee may sell the goods pledged after giving a pawner a reasonable notice of the sale. He can recover from the pawner any deficiency arising on the sale of the goods by him. However, he shall not have to hand over the surplus to the pawner if any realized on the sale of the goods. अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये बात है कि भाई वो ये बात है कि वो सेल कर सकता है, सही है, उसको सिर्फ एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा किसको, आपके ऑनर को, ठीक है जी। और दूसरी क्या चीज यहाँ पे क्या कही जा रही है, सही है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो डेफिशिएंसी है वो आप किससे रिकवर कर सकते हैं, जो आपका पॉनी है वो किससे रिकवर कर सकता है, वो आपका जो है उससे रिकवर कर सकता है आपका पॉनर से, ठीक है जी। अब इनकी आगे देखते हैं। Other duties of pawnee and pawner are same as duties of baler and bailey। वो कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने पढ़ा है ना, ऊपर जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सब तो है ही है, उसके अलावा जो हमने बेलर बेली में पढ़ा है आपका जो उसे क्या कहते हैं पॉनी और पॉनर में भी वो सब भी ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। Rights of retainer, Azam borrows ₹1 lakh for a period of 1 month on an interest of 1% per month from ABC Bank and kept his laptop as security। ABC Bank has a right to keep laptop of Azam in its custody until the loan amount that is ₹1 lakh and markup that is ₹1,000 is paid in full। जी बिल्कुल। Right to extraordinary expenses, Afza pledged gold with Babar against a loan of 1 lakh at a markup of 15% per annum। Being concerned with the growing incidents of burglary in the city, Babar insured the gold। At the time of repayment, Babar claimed the cost of insurance cover in addition to the principal sum due and interest. Here, the claim of Babar is valid as the expenses were made for the preservation of the goods pledged। अब जैसे मैंने वो ऊपर एग्जांपल दी थी आपको, उसे क्या कहते हैं, वहां पे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अलहदा से एक बैंक लॉकर रह के वहां पे रखवाया था, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने इंश्योरेंस करवा दी थी। अच्छा जी,
Right against true honor when the honor title is defective. Azam purchased a ring from Babar and gave fake check. Before the discovery of fraud, the ring was pledged with Salim. The pledge was held to be valid. Salim has right of being paid before he returns the ring. वही बात जो मैंने ऊपर समझाई कि भाई वो पता चलने से पहले पहले जो है ना वो प्लेज हो चुकी थी। इस वजह से क्या है कि वो जो है उसके कंप्लीट राइट्स हैं उसके पास जो आपका पानी है उसके पास, या प्लेज ही कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में। Rights where Pawner makes default. ABC Bank guaranteed a loan of rupees 10 million to XYZ Limited against the pledge of shares of a listed company. XYZ Limited defaulted on repayment of the loan. The market value of the shares at the time of default was rupees 9 million. Here, ABC Bank can file a suit for the recovery of the defaulted amount and retain the pledged shares, or after giving reasonable notice to XYZ Limited may sell the shares of the listed company or to recover the defaulted amount and sue XYZ Limited for the remaining amount। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 10 मिलियन का जो है ना उसे क्या कहते हैं लोन था, सही, और जो है ना वो शेयर्स उन्होंने रखवाए हुए थे, लेकिन वो जब डिफॉल्ट हुआ तब कितनी प्राइस थी उन शेयर्स की, इनकी 9 मिलियन थी। तो अब क्या हो गया, वो जितने रिकवर हो सकते हैं उतने रिकवर करके वो सेल करके बाकियों के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सू कर सकते हैं। Pledge by non-owners. The general rule is that the owner who can ordinarily create a valid pledge, but in the following cases even a non-owner can create a valid pledge। अब वो कह रहे हैं जनरल रूल क्या है, जो ओनर है वही जो है ना वो वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है, सही है, मतलब वो गुड्स जो है कोलेटरल के लिए दे सकता है। बट इन द फॉलोइंग केसेस इवन अ नॉन ओनर कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज। या दूसरा केस का आगे अब हम क्या देखेंगे कि भाई जो है अब यहाँ पे वो एक्चुअली ओनर नहीं है लेकिन वो गुड्स क्या कर रहा है, वो प्लेज कर रहा है। सबसे पहला क्या है, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। The buying of goods from a mercantile agent who has no authority from the principal to pledge gets a good title to the goods if the agent is in possession of the goods or documents of title to the goods with the consent of the owner and pledges the goods while acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. The pawnee acts in good faith and is not aware of lack of authority of agent। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अब एजेंट क्या है, उसके पास क्या क्या चीजें, वो गुड्स भी उसके पास है, या उसके पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स है, उसके पास क्या है, या तो उसके पास जो है ना वो चीजें हैं, सही है, या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके नाम के, सही है, और उसके पास क्या है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। यहाँ पे क्या है, कंसेंट ऑफ द ओनर के साथ वो क्या कर रहा है, उसके पास है कंसेंट ऑफ द ओनर भी है। फिर वो क्या कर रहा है, वो प्लेजेस द गुड्स व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट। और वो कर क्या रहा है, वो काम क्या कर रहा है, वो काम ये कर रहा है कि जो उसका रूटीन का काम है ना, जो एक मर्केंटाइल एजेंट का रूटीन का काम होता है, जो समझ में आता है कि हाँ भाई ये वाकई इसके इसके रूटीन का काम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर जो है ना इसमें आप फॉल करेगा प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट में। अगर वो उसमें नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो भी वो फॉल नहीं करेगा। The pawnee acts in good faith and is not aware of lack of authority of agent। वो क्या कह रहे हैं कि भाई पॉनी जो है उसको जो है ना मतलब वो यही समझ रहा है कि भाई इसके पास जो है ना एक्चुअल अथॉरिटी है सबकी, सही है, लेकिन जो है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना उसे ये नहीं पता कि भाई इसमें कोई गड़बड़ है, कोई भी इशू है, सही है। This example, the French company sent to their agents in London certain pictures for exhibition only, but the agent pledged them. The pledge was held to be valid। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब पिक्चर्स तो भेज दी, सही है, अब फ्रेंच कंपनी ने भेजी किस लिए थी, उसने भेजी थी एग्जीबिशन के लिए। अब आगे क्या हो गया, अब आगे क्या हो गया, आगे उन्हें प्लेज कर दिया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, जो आपका प्लेज है वो वैलिड जो है ना माना जाएगा, क्यों, अब वो जिसके पास प्लेज की गई है वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ पे तो मेरे पास इसके पास क्या एक्चुअली डिलीवरी में पड़ी नहीं है, गुड्स ही पड़ी नहीं है, सही है, गुड्स एक्चुअली पड़ी नहीं है, और ये उसका जो है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, मतलब वो डील इसी में करते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेज हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract। When a person has obtained possession of the goods under a voidable contract and he pledges those goods before the contract has been rescinded,
The pawnee of such goods acquired a goods title to them, provided the pawnee acts in good faith and without notice of the opponent defect of the title। अब ये ऊपर वाली बात वो लेके आ गए कि भाई क्या हुआ है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, बात क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसेंड नहीं हुआ था। ये काम की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसेंड नहीं हुआ था और जो है ना तब तक जो है ना गुड्स प्लेज हो चुकी थी। ठीक है जी। और पॉनी जो है उसको नहीं पता था ये गुड्स किसके अंडर आ रही है, गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रही है। एक एग्जाम्पल है, अल्ताफ परचेजेस अ पियानो फ्रॉम हारिस बाय फ्रॉड। Altaf has a voidable title to the goods. Before Haris rescinds the contract, Altaf pledges the piano to Farooq, who acted in good faith and is in ignorance of the fraud. It is a valid pledge। वही बात कि भाई उसे पता ही नहीं था कि किस तरह चीजें आ रही हैं, दो नंबरी से चीजें आ रही हैं, तो उसने यही सोचा कि यार ये बंदा एक नंबर है, सब अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लेज जो है वो वैलिड हो जाएगा। प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। सही है। अब एक जो है ना आपका सेलर है, उसने चीज सेल कर दी है, सही है। अब वो क्या कर रहा है, वो फिर प्लेज कर रहा है। Where a seller having sold goods continues to be in possession of the goods or of the documents of title to the goods and pledges them either himself or through a mercantile agent to a person who pledges them in good faith and without notice of the sale, it is a valid pledge। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो खुद कर रहा था या उसने किसी मर्केंटाइल एजेंट को भेज दिया कि यार तुम मेरे बिहाफ पे जाके काम कर दो, ये प्लेज कर दो, यहाँ उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास एक्चुअली गुड्स हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो वैलिड प्लेज हो जाएगा। Arjuman sells certain goods to Khurram and promises to deliver the goods the next day. Before the delivery, Arjuman pledges the goods with Jahan, who acts in good faith and without notice of the prior sale to Khurram। It is a valid pledge। ठीक है। Pledge by buyer in possession before sale, where a person having bought or agreed to buy goods obtains with the consent of the seller possession of the goods or documents of title to the goods and pledges them either himself or through an agent, the pawnee who acts in good faith without the notice of any right of the original owner of the respect of the goods, the pledge of goods will be valid। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सेलर की थी, अब बायर की एग्जांपल आ गई। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने चीज जो है ना ले ली है, सही है। यहाँ पे जो है ना उसने एग्री कर लिया कि भाई ठीक है मैं ये चीजें खरीदूंगा, और उसने क्या कर दिया, उसने सेलर को कहा यार मुझे जो है ना डॉक्यूमेंट्स दे दो तुम, या उसने कहा कि तुम चीजें भिजवा दो मुझे, और दोनों में से जो भी मिला उससे उसने क्या कर दिया, उसने प्लेज करवा दिया, उस किसी के थ्रू प्लेज करवा दिया, तो वो आपका प्लेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड है। Akbar agrees to buy a car from Zahir if his mechanic approves. Akbar obtains possession of the car and pledges it with Nadir. The pledge is valid। अब अकबर ने गाड़ी लेके कार की और क्या कर दिया, उसको कर दिया प्लेज, तो यहाँ पे वो नादिर को तो नहीं पता ना कि भाई उसकी है किसी और की है, और उसने प्लेज में रख ली और लोन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लेज आपका वैलिड है। Pledge with limited interest, if a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of the interest। Thus a person having a lien over the goods may pledge them to the extent of his interest। अब भाई फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना एक जमीन है, सही है, एक जैसे प्लॉट है, उसके अंदर तीन जो है ना पार्टनर्स हैं। अब उसके अंदर वो फुली चीज नहीं है आपकी, वो उसमें क्या है, उसका जो है ना आपका उसे क्या कहते हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट है। ठीक है जी। Alamgir delivered some cloth to Jahangir to make a suit and agreed to pay rupees 150 as swing charges। Jahangir pledged the suit with Khurram for rupees 300। The pledge is valid up to 150। Alamgir can recover the suit on repayment of 150 rupees to Khurram। अब वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने सूट दिया कि भाई ठीक है, आलमगीर ने क्या कहा, आलमगीर ने कहा कि भाई जहांगीर को कि तुम मेरा सूट सी दो और 150 रुपए तुम्हें मैं इसके पैसे दूंगा। जहांगीर ने आगे सूट जो है ना प्लेज कर दिया किसको, खुरम को 300 रुपए के लिए। अब वो कह रहे हैं जो प्लेज है वो कितने तक का वैलिड है, वो आपका वैलिड है 150 रुपीज तक का ना, क्योंकि उसको उन कपड़ों के गेस्ट कितने मिलने थे, उसको मिलने थे 150 रुपीज ही, तो अब वो कितने तक का वैलिड है, 150 रुपीज तक का वैलिड है। आलमगीर कैन रिकवर द सूट ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 150 टू खुरम। वो क्या कह रहे हैं, जो आलमगीर है जो एक्चुअली ओनर है,
वो क्या कर सकता है, वो आके जिसके पास प्लेज करवाया था आपकी जो है ना जहांगीर ने, वो उसके पास आके क्या कह सकता है कि भाई ये लो 150 रुपए और जो है ना मुझे मेरी चीज दे दो। ठीक है जी। प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन, वन ऑफ द सेवरल कोनर्स ऑफ द गुड्स इन पोजेशन देयर ऑफ विद द एसेट। अच्छा, वो जो मैंने ऊपर मैंने कहा था ना, मैं फिर रुक गया था, मैं रुक किसी वजह से गया था। वो जो मैं पार्टनर्स वाली एग्जांपल देने लगा था वो ऊपर के लिए नहीं, नीचे के लिए। प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन में के लिए वो आएगी, वो ऊपर के लिए नहीं आएगी। यहाँ पे वही एग्जांपल जो मैं भी कहने कही थी मैंने ऊपर के, भाई आप जैसे जो है ना एक प्लॉट जो है उसमें जो है ना आप 3-4 ओनर्स हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन। One of the several co-owners of goods in possession thereof with the assent of the other co-owners may create a valid pledge of the goods if the pawnee acts in good faith and without notice about the co-owners। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना आपकी, अब फॉर एग्जांपल आपके नाम पे प्लॉट है लेकिन पार्टनर्स आप लोग 3 हैं, सही है। वो आपने बाकी पार्टनर्स को कहा कि यार मैं जो है ना टोटल वैल्यू है इसकी 20 मिलियन, मुझे लोन चाहिए 2-3 मिलियन का, और कोई चीज मेरे पास है नहीं, और पार्टनर्स हम 3 है, मतलब अगर हम डिवाइड भी करें तो ऑलमोस्ट जाके अराउंड जो है आपका 6.7 मिलियन अराउंड जो है ना शेयर बनता है हमारा एक बंदे का। तो मुझे तो खाली 2 मिलियन का लोन लेना है, तो मैं जो है ना इसको प्लेज करवा के इसके डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं जो है ना मैं लोन ले लूंगा। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन आपका जो है ना उसको नहीं पता, आपके यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, पौनी को नहीं पता, सही है, पौनी को नहीं पता कि भाई क्या सीन है किस तरह है। उसने क्या कर दिया, उसने ये समझा कि भाई सब ठीक है सही है, उसको ओनर्स वगैरह का नहीं, को ओनर्स वगैरह का नहीं पता, उसके पास चीज आई, उसने कहा ठीक है हाँ भाई सही है, आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या कुछ भी जो भी प्रॉमिस है उसके अगेंस्ट आप दे सकते हैं चीज को। Alamgir and Jahangir shortly jointly own a car. Alamgir keeps the car with himself with Jahangir's consent. Alamgir pledges it with Humayun. Jahangir never gave his consent for such pledge. The pledge is valid. अब ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उसे क्या कहते हैं, आपको ओनर्स के साथ जो है ना आप वो लेंगे, उसे क्या कहते हैं, आप जो है ना एसेंट लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा केस भी आ गया। दूसरा केस क्या आ गया कि अगर आपके को ओनर्स को पता ही नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो और आप जो है ना प्लेज करवा रहे हो, तो अगर आपके पौनी को भी नहीं पता तो वो प्लेज क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वैलिड प्लेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हुआ है कि भाई वो जो गाड़ी दे रहा था, अब उसे क्या पता था, उसे तो ये पता था कि यार ये गाड़ी यही चलाते हैं, शायद इसकी ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो है ना प्लेज आपका वैलिड हो जाएगा। Difference between pledge and bailment. Following are the few differences between pledge and bailment. Nature of contract. The bailment of goods as security for the payment of a debt or performance of a promise is called pledge. Bailment. The bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. ये दोनों की definitions हैं, सही है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एक तरह की डेफिनेशन ही है ये। नेम ऑफ पार्टीज पॉनर एंड पॉनी, और फिर आपका दूसरा कौन सा आ गया, बेलर एंड बेली बेलमेंट में। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट प्रॉमिस दैट इज द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। और बेलमेंट में क्या है, बेलमेंट का पर्पस ये होता है कि बेलमेंट इज फॉर सेफ कस्टडी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, सही है जी। वहां पे जो है ना आप प्लेज नहीं कर, बेलमेंट में इन सिंपल वर्ड आप कह लो, आप जो है ना गुड्स किसी चीज के अगेंस्ट कोलैटरल नहीं रख पा रहे होते। पर राइट टू सूट पॉनी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स प्लेज्ड। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप जो है ना आपने जो है ना एज सिक्योरिटी आपने कुछ रखवाई है चीज, ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने प्लॉट एज सिक्योरिटी रखवाया तो उसके अगेंस्ट क्या है, वो जो जिसको आज जिसके बाद हमने सिक्योरिटी के लिए रखवाया है, तो वो क्या करे, वो उल्टा जो है ना उसके ऊपर घर तामीर करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेली कैन यूज इट इन टर्म्स ऑफ बेलमेंट सो प्रोवाइड, उसे क्या कहते हैं, बेलमेंट में जैसा भी वो आप एग्री करते हैं आप उस हिसाब से चीजें यूज बिल्कुल कर सकते हैं। राइट टू सेल, पॉनी कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पॉनर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉनर। अब जैसे हमने देखा था, आपने जो गुड्स जो है ना रखवाई थी अगेंस्ट किसी भी लोन वगैरह के या प्रॉमिस के, जब अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो वो गुड सेल कर सकते हैं आपको नोटिस देने के बाद। Bailey can either retain the goods or sue the bailor for his dues.
बेली क्या कर सकता है, बेली जो है ना गुड्स अपने पास रख सकता है, यहाँ जो है ना वो सू कर सकता है कि इसको बेलर को अपने जो है ना ड्यूज के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, वो जैसे जो है ना आपका टेलर है, आप जब तक उसको पैसे ना दें वो आपका सूट अपने पास रख सकता है, ठीक है जी। जब तक आप सिलाई नहीं देंगे वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है कि आपको सूट जो है ना दे। सही है जी। यहाँ पे जो है हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।